हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपको क्या-क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो चूँकि हमने क्वालिफ़ाई किया है, तो हम आपको प्रोसेस बताएँगे कि जिससे क्या है, आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट फ़िलहाल है, वो क्या है, नेक्स्ट मंथ है। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होएगा। तो आपको क्या-क्या लास्ट मंथ में स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे आपको क्या करना है अंतिम महीने में जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन का चांस बढ़े, ठीक है? तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझेंगे। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में समझेंगे, ठीक है? इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे है, क्या-क्या चीज़ें आप क्वालिफ़ाई करेंगे, कि किस-किस चीज़ों को आप क्वालिफ़ाई करेंगे कि आपका जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ़ एग्ज़ाम देने से नहीं, उसका कई प्रोसेस है। तो प्रोसेस के बारे में फ़िलहाल पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीबीटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसको कैसे पढ़ना है, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अगर पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कैसे करना है, या मॉक टेस्ट के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो देखिए, पहला रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, आपको क्या करना है, सीबीटी देना है। जिसका डेट आया है, अभी टेंटेटिव डेट आया है, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा देना है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पे एक आपका एग्जाम होगा, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा सीबीटी का। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर गए, तब आपको फिर पीईटी देना है। क्या देना है? पीईटी। अब आप कहेंगे कि पीईटी क्या है? तो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपको शारीरिक इसको कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। मतलब आपका क्या है कि उसमें कुछ मानक रखे गए हैं, उस मानक पर आप खरे उतरेंगे, तब आपको क्या है, तब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। जब आप पीईटी क्लियर कर लेंगे, तब उसके बाद आपका होगा डीबी, ठीक है? तब आपका होगा डीबी। डीबी क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो मांगा गया था, ठीक है, उस पे क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो जिस डॉक्यूमेंट्स को आप लगाए हैं, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप गए हैं, जैसे ओबीसी है, ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएं, 10वीं इसका मान्यता है, 10वीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 10th का मार्कशीट चेक होगा। और उसके बाद क्या है, या ओबीसी लगाएं, ईडब्ल्यूएस लगाए हैं, एससी एसटी अगर कुछ भी लगाए हैं, जिस सर्टिफिकेट लगाए हैं जिसके आधार पे आपको रिजर्वेशन मिला है, तो उसको आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहाँ पे चेक होगा, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें क्लियर पाई जाती हैं, सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका क्या होता है, मेडिकल होता है, ठीक है? मेडिकल होता है, मेडिकल होएगा। और मेडिकल के बाद डीबी और मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद अगर आप मेडिकल में सही पाए जाते हैं, तब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट बनता है। अब मेडिकल में भी रेलवे में कई कैटेगरी है, जैसे ए1 है, ए2 है, और उसके बाद बी1 बी2 है, सी1 सी2 है। तो उसमें क्या है, वो कैसे होता है, वो आपका मेडिकल होगा, उसमें कैटेगरी क्या है, हॉस्पिटल दे देगा कि ये इस कैटेगरी में ये फिट करते हैं, ये ए2 में फिट करते हैं, ये बी1 में फिट करते हैं, कि बी2 में फिट करते हैं। उसके बाद सारा पोस्ट होता है, जैसे जितने भी पोस्ट ग्रुप डी में है, उसके बाद किस पोस्ट के लिए क्या मैंडेटरी है। कुछ पोस्ट के लिए क्या है कि इतना मैंडेटरी होता है कि इससे बिलो अगर कोई है, जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए बी1 है, बी1 अगर मैंडेटरी कर दिया है, तो बी1 के ऊपर होंगे, बी1 या बी1 के ऊपर ही होंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। उसके नीचे होंगे तो उस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इस पे कभी विस्तृत डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले आपको सीबीटी क्लियर करना है। सीबीटी क्लियर करेंगे तब पीईटी में जाएंगे, पीईटी क्लियर होगा तो डीबी होगा, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट बनेगा। जब फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आएगा, तब आपको सिलेक्ट माना जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं सीबीटी का पैटर्न क्या है, सीबीटी का क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे ग्रुप डी में एग्जाम होता है। तो देखिए, पहला जो है वो मैथ पूछता है। मैथ, आप कहेंगे कितने क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन मैथ का पूछता है, ठीक है? 25 क्वेश्चन पूछता है।
मार्क्स कितना, कितने मार्क्स का, तो 25 ही मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रीजनिंग। इसके पैटर्न में नेक्स्ट है क्या है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये कितना पूछता है, ये 30 क्वेश्चन पूछता है। कितने मार्क्स का, 30 ही मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस, जनरल साइंस कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो जनरल साइंस कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, एंड करेंट अफेयर, ये कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल मार्क्स 100, और 100 क्वेश्चन ही आते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही कर गए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग ऑन ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ऑन ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सही किए, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप 0 हो गया, आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न है। अब इसमें कैसे इस पे पढ़ना है, क्या करना है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, हम लोग पीटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पीटी कैसे है, कैसे आपको पीटी क्लियर करना है। पीटी मतलब क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी, इफिशियंसी टेस्ट। ये कैसे है, क्या है इसका क्राइटेरिया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें दो अलग अलग भागों में इसमें बांट दिया है। मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, तो मेल के लिए क्या है, मेल के लिए 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, 1000 मीटर जो है वो 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है। 4 मिनट 15 सेकेंड। 1 किलोमीटर या कहिए 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में इसको क्या करना है, दौड़ना है। फीमेल को यही सेम डिस्टेंस 1 किलोमीटर कहिए या 1000 मीटर कहिए 5 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, इनको क्या है, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है फीमेल को। 5 मिनट 40 सेकेंड, 40 है या 45 है, कुछ ऐसा है। ठीक है, 5 मिनट 40 सेकेंड में इनको क्या करना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ यही नहीं है, एक और है, एक और क्राइटेरिया को फॉलो करना है। एक और चीजों जब आप करेंगे तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें क्या है, 35 केजी वेट लेके, 35 केजी वेट लेके, अब आप पूछेंगे 35 केजी का क्या मिलेगा, तो एक बोरी रहता है। उस बोरी में क्या है कि उस बोरी में वो, उस बोरी में या तो बालू या जो भी ऐसा चीजें भरेंगे वो लोग, जो 35 केजी, जनरली बालू ही भरते हैं लोग। ठीक है, 35 केजी का वो भरते हैं, या मिट्टी भरते हैं या कुछ भी, जैसे 35 केजी का हो। ठीक है, वो दे देंगे। अब 35 केजी का जो है उसको लेकर आपको 100 मीटर, 100 मीटर क्या करना है, 100 मीटर चलना है या दौड़ना है, कहिए 2 मिनट में। अगर आप 2 मिनट में चल के पहुंच सकते हैं, चल के जल्दी जल्दी चल के पहुंच जाइए। अगर 2 मिनट में चल के नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दौड़िए 2 मिनट, लेकिन 35 केजी वेट लेके करना है। ठीक है, फीमेल को क्या है, फीमेल को 20 केजी कर देता है। फीमेल को 20 केजी वेट लेके उनको क्या करना है, 100 मीटर ही चलना है। समय यहाँ पे समान है, समय 2 मिनट ही है। इनको 20 केजी लेके चलना है। ठीक है, इनको 20 केजी लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। अगर ये दोनों चीज आप क्वालिफाई करेंगे, ये दोनों चीज आप क्वालिफाई करेंगे
तब आपको पीईटी में क्लियर माना जाएगा। ठीक है, फिर पीईटी जब क्लियर कर जाएंगे तब उसके बाद होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने जैसा कि आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएं या ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएं और आप कट ऑफ जो क्लियर कर रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस के ही कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं या ओबीसी के कट ऑफ को ही क्लियर कर रहे हैं। जो कट ऑफ आप क्लियर किए यही दोनों, या ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ क्लियर किए, मतलब जनरल का कट ऑफ आप नहीं क्लियर कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का ही किए, तब वहां पे क्या करेगा वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका क्या करेगा, बढ़िया से वो चेक करेगा। और अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका सही नहीं पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर फेल होगा। क्यों होगा, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि आप जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस का ही, अगर आप जनरल का कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए इनवैलिड होता भी है तो भी आप क्लियर कर जाएंगे क्योंकि आपने जनरल का क्या है, जनरल का कट ऑफ क्लियर किया है। तो लेकिन क्या है, ईडब्ल्यूएस किए हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट, ये सब वगैरह सब कुछ क्या होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। प्रॉपर जब होगा आपका तब आपको इसमें डीबी में सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद डीबी में आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका मेडिकल। डीबी के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल होगा तो मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में आपका देखिए रेलवे में सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे बड़ा जो चेकिंग होता है वो आंख का होता है। आंख आपका सही हो, एकदम प्रॉपर सही होना, बाकी तो देखिए शारीरिक स्ट्रक्चर तो ठीक होना ही चाहिए, नहीं तो पीडब्ल्यूबीडी जो होते हैं बच्चे उनका क्या है वो अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनको उसी हिसाब से ग्रुप डी में नौकरी दिया जाता है। उनको जनरली लाइन की नौकरी नहीं दी जाती है, उनको ऑफिशियल जॉब या मेडिकल में इस प्रकार की जॉब दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल जो जांच होता है जनरल बच्चों का, उनका क्या है कि उनका मेनली देखिए आंख को चेक करेंगे, बाकी आपका हार्ट में इसका चेस्ट का एक्सरे होगा, फिर उसके बाद यूरिन उरिन का भी टेस्ट करते हैं ये लोग, अपना सब कुछ टेस्ट करते हैं, एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उसका आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। मेनली है आई का, आई जिसका सही रहता है उसका सब कुछ ठीक रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जब चीजें क्लियर कर जाएंगे मेडिकल और डीबी तो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तब आपका क्या बनता है, फाइनल रिजल्ट बनता है। फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आएगा तब आपको सिलेक्ट माना जाएगा। इतना प्रोसेस है, इतने प्रोसेस के बाद आपको सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सीबीटी के पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। जो सीबीटी का पैटर्न है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कितना नंबर आप लाएंगे जिससे आपको सिलेक्ट माना जाएगा या सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इस बार वैकेंसी जो है लगभग 32,000 के करीब है, लगभग 32,000 के करीब वैकेंसी है। तो आपको कितना नंबर लाना होगा जो सेफ जोन में होगा, तो जनरल अगर आप देखें तो आपको 75 का टारगेट लेना पड़ेगा, 75 या 75 प्लस, इसका आप टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप 75 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, 75 या 75 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे कि आपको इतना नंबर लाना है, इतना नंबर लाएंगे तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि कट ऑफ इस बार हो सकता है ज्यादा जाए क्योंकि वैकेंसी है कम, तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस है। ठीक है, अब इतना नंबर आएगा कैसे, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आप पढ़ चुके होंगे, लगभग में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या है कि आपको लास्ट मिनट जो आपकी तैयारी है क्या आपको करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग तो आप आशा करते हैं कि आप पढ़ चुके होंगे बेसिक चीजें। और इसमें कैसे करना है कि देखिए मैथ रीजनिंग सबसे पहला चीज जो करना है आपको, आपको मॉक देना है। अब आपकी तैयारी हम आशा करते हैं कि पूरा मतलब बेसिक चीज आप पढ़ चुके होंगे, तो आप एक काम करिए, अब लास्ट महीने में क्या करिए, एक काम करिए, प्रयास करिए कि एक मॉक टेस्ट रेगुलर दीजिए।
एक मॉक टेस्ट रेगुलर दीजिए, क्योंकि जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा ना कि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो अगर आप 25-30 सेट अभी रिसेंटली सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम का फियर खत्म हो जाएगा। आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आराम से स्मूथली सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप नहीं लगा के जाएंगे और वहां पे डायरेक्ट बैठेंगे एग्जाम में, जैसे अभी अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी मैथ रीजनिंग ये सब पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, और वहां पे गए एग्जाम में डायरेक्ट कोई मॉक दे के नहीं गए, डायरेक्ट बैठेंगे, और मेजर चांसेस है कि आपका समझ लीजिए बहुत ही चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। वहाँ पे आप जाएंगे तो प्रेशर हैंडल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका मार्क्स 5 नंबर 10 नंबर कम हो जाएगा। इसके वजह से जानते हैं एक एक नंबर का इसमें इस समय कितना महत्व है। जो तैयारी करता है बहुत अच्छे से जानता है, एक एक नंबर का बहुत महत्व है। इसीलिए आपको क्या करना है, रेगुलर पहले एक मॉक टेस्ट आपको रेगुलर सॉल्व करना, अभी अभी से आपकी तैयारी जितनी हुई है उतनी ही तैयारी से आपको एक मॉक टेस्ट रेगुलर सॉल्व करना है। और ये मॉक टेस्ट जब सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट कितना, अब मॉक टेस्ट चूंकि ग्रुप डी का सॉल्व कर रहे हैं तो कितने, अब हाँ, यहाँ पे एक चीज हम लोग जो भूल गए हैं, वो इसका टाइम, कितना टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, कितना टाइम मिलेगा? तो 90 मिनट मिलता है। जनरल कैंडिडेट जो उसका होगा उसको 90 मिनट, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होते हैं उनको 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 90 मिनट जनरल कैंडिडेट को, मतलब 1.5 घंटे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप क्या करेंगे कि 1.5 घंटे का एक मॉक टेस्ट देंगे, 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट देंगे, और उससे भी बड़ी बात, 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट देने के बाद 1.5 से 2 घंटे आप एनालिसिस करिए। 1.5 से 2 घंटे आप क्या करेंगे? एनालिसिस उसका करेंगे। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा, अभी अभी रिसेंटली आपको जैसे एनालिसिस करेंगे, जैसे आज पहला मॉक दिया तो आपको पता चल जाएगा कि यार हमको जनरल साइंस का ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जनरल साइंस में गए, उस चैप्टर को पढ़ लिया बढ़िया से, तो ये आपको इंप्रूवमेंट होगा। रीजनिंग का कोई चैप्टर क्वेश्चन नहीं बना, गए रीजनिंग का उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए, अब उस चैप्टर का भी क्वेश्चन, इससे इंप्रूवमेंट होगा। आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट देने से 5 से 10 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर आपका आसानी से, अभी रिसेंटली जितना आपका तैयारी है, 5 से 15 के बीच में नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। कैसे? कैसे कि आपको मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जिस चैप्टर से नहीं बन रहा है, किसी भी टॉपिक के या किसी भी सब्जेक्ट के जिस चैप्टर से नहीं बन रहा है, उस चैप्टर को आप बढ़िया से एकदम जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी रहेगा। लास्ट के 1 महीने में आप, मतलब निवेदन है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये करेंगे, मॉक टेस्ट एक सॉल्व करिए, उसका 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करिए, बाकी पढ़िए 4-5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद जो बच रहा है उसमें अपना टॉपिक जो वीक है उस पर पढ़िए। लेकिन इससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया लगेगा, उस आइडिया को लेने के लिए ये आपको करना मैंडेटरी है। बाकी उसके बाद जो स्ट्रेटजी है, प्रयास करना है कि मैथ और रीजनिंग में प्रयास करना है कि देखिए ये 55 नंबर का है ना, 30 और 25 55 नंबर का है, तो प्रयास करना है कि 50 से 55 के बीच में नंबर आए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे प्रयास होगा? तो ऐसा ऐसे प्रयास होगा कि आप मैथ का बेसिक चीजें अगर पढ़े होंगे कहीं से तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे जिस, या पढ़ लिए होंगे, जिस टॉपिक का आपको वीक लग रहा है उस टॉपिक का जाइए यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए, जो आपको अच्छा समझ में आता है उससे आप क्या करिए कि पढ़िए। आगे चल के हम भी उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जिससे अच्छा लग रहा हो आप जाके उस उनका वीडियो देखिए, और उनका वीडियो देख के वहाँ से आप सीखिए, समझिए, फिर उस टॉपिक पे और प्रयास करिए। ठीक है, बाकी जनरल साइंस का बात है तो जनरल साइंस भी आप, जनरल साइंस कैसे पढ़ना है? जनरल साइंस के लिए एक चीज़ें अच्छी करनी है, आपको प्रीवियस ईयर बेस्ट कोई क्वेश्चन वाला कोई बुक है उसको लेकर पढ़ना है। जनरल साइंस वहीं से पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर बेस्ट हो, जैसे किरण पब्लिकेशन का आता है, और भी पब्लिकेशन के आते हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ट हो, उसको आप लीजिए और उससे आप स्टडी करिए। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, करेंट अफेयर तो रेगुलर बेसिस पे करना है, नहीं किए हैं तो साल 2 साल का एक बुक आता है करंट अफेयर का, उसको लेके स्टडी करिए। और जनरल अवेयरनेस में कुछ टॉपिक को, जैसे कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेंगे, तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू करिए और बढ़िया से उसको समझिए, और समझने के बाद देखिए कि क्या टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, और मैथ रीजनिंग को इतना तेज करना है कि 50 to 55 नंबर आना ही चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 50 से 55 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी जनरल साइंस में आपको 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नहीं, 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर जनरल साइंस में चाहिए,
उसके बाद इसमें जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें 10 प्लस नंबर, 10 नंबर या 10 से 15 नंबर आपका अगर आ गया तो यहाँ पे टोटल आपका जो आप वो बना रहे थे, टोटल आप टारगेट बना रहे थे 75 प्लस का, वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है। मैथ मैथ और रीजनिंग का इसको इतना वो करना है, जहाँ जहाँ जिस जिस टॉपिक से मॉक टेस्ट लगाना है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है, कोई एकदम चूक नहीं होना चाहिए। मैथ रीजनिंग को जो बढ़िया कर लिया, उसका 50-50 प्लस अगर नंबर ला दिया, उसके सिलेक्शन होने के मेजर चांसेस है। और ठीक है, और उसके बाद जनरल साइंस है। जनरल साइंस कुछ ही प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन वाला बुक है उसको पढ़िए बढ़िया से, समझिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा पढ़ रहा पूछ रहा है तो उसको और पढ़िए। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, करेंट अफेयर आप आशा करते हैं रेगुलर पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं घबराने की। आप साल भर का 2 साल का जो बुक आता है उसको बढ़िया से पढ़िए। और उसके बाद क्या है, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या है, करेंट अफेयर तो तैयार कर ही रहे हैं, करेंट अफेयर के बाद जनरल अवेयरनेस के लिए पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इसमें से हॉट टॉपिक जो है उसको अभी फिर से अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़िए। और उसके बाद पढ़ लिए हैं तो रिवीजन करिए। रिवीजन बार बार होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक का रिवीजन होना ज़रूरी है, खासकर जनरल स्टडी से संबंधित चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैथ और रीजनिंग को पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।